नमस्कार। आज की इस वीडियो में शेक्सपियर के नाटक एज यू लाइक इट के एक्ट थर्ड का सीन थर्ड हम देखेंगे। एंटर टचस्टोन, ऑड्रे एंड जेक्स बिहाइंड। तो यहाँ प्रवेश करते हैं टचस्टोन, ऑड्रे और उनके पीछे जेक्स भी है। टचस्टोन, कम एपेस। एपेस का मतलब होता है फास्ट, तेज। तो जल्दी आओ। गुड ऑड्रे, अच्छी ऑड्रे। आई विल फैच अप योर गोट्स, मैं तुम्हारी बकरियां ले आऊँगा ऑड्रे। एंड हाउ ऑड्रे, और कैसी हो ऑड्रे। एम आई द मैन येट, क्या मैं अभी भी वही आदमी हूँ, मतलब जिसको तुम चाहती हो। डथ माई सिंपल फीचर्स कंटेंट यू, क्या मेरे जो साधारण फीचर्स हैं वो तुमको संतुष्ट करते हैं, तुमको पसंद आते हैं। ऑड्रे, योर फीचर्स, तुम्हारे फीचर्स। अब ये जो फीचर्स वर्ड है, फीचर्स होती हैं जैसे फिजिकल फीचर्स होते हैं, खासियतें होती हैं, खूबसूरती होती है। तो ये फीचर्स वर्ड ऑड्रे ने कभी नहीं सुना, क्योंकि वो गांव को बिलोंग करती है, देहात से आती है। तो उसको समझ नहीं आया कि कह क्या रहा है टचस्टोन। तो वो कहती है योर फीचर्स, लॉर्ड वारंट अस, भगवान हमें बचाए। व्हाट फीचर्स, कौन से फीचर्स। टचस्टोन, आई एम हियर विद दी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एंड दाई गोट्स, और तुम्हारी बकरियों के साथ हूँ। एज द मोस्ट कैप्रिशियस पोइट, जैसे कि सबसे ज़्यादा कैप्रिशियस माने सनकी कह सकते हो, या अपनी धुन में रहने वाला व्यक्ति वो कैप्रिशियस कहलाता है। तो अपने आप में डूबे रहने वाला कवि ऑनेस्ट ओविड, जो ईमानदार ओविड था, वॉज एमंग द गोट्स, वो गोत्स यानी कि जो सभ्य जंगली लोगों के बीच रहा था। तो ये ओविड एक रोमन पोइट था जिसको ऑगस्टस सीजर ने देश निकाला दे दिया था और उसको जंगल में रहने यानी जंगली लोगों के बीच रहने के लिए भेज दिया था, गोत्स के बीच। तो जैसे जो रोमन कवि ओविड गोत्स के बीच था, ऐसे ही मैं तुम्हारी गोट्स के बीच हूँ, तुम्हारे और तुम्हारी बकरियों के बीच मैं रह रहा हूँ। जेक्स एसाइड, जेक्स अपने आप से कह रहा है, क्योंकि चुपचाप उसे नहीं कह रहा, अपने आप से कह रहा है। एसाइड का मतलब होता है अपने आप से कहना। ओ नॉलेज, अरे ज्ञान को देखो। इल इनहेबिटेड, इनहेबिट माने रहना और इल माने गलत जगह। देखो ज्ञान कहाँ कितनी गलत जगह पर है, यानी टचस्टोन को की बात को सुना जेक्स ने, और टचस्टोन को ये ज्ञान है कि ओविड एक रोमन कवि था जिसको एग्जाइल में भेजा गया था ऑगस्टस के द्वारा गोत्स के साथ रहने के लिए। तो ये नॉलेज टचस्टोन को है, ये बहुत बड़ी बात है। तो जेक्स कह रहा है कि देखो ज्ञान कहाँ कहाँ कितनी गलत जगह पर रहता है। वर्स देन जब इन अ थैज्ड हाउस, ये वर्स उससे भी बुरा है देन जब यानी जुपिटर जो कि इन देवताओं का राजा है, इन अ थैज्ड हाउस, जो कि एक छप्पड़ वाले घर में रहा था। थैच माने छप्पड़ होता है, कुटिया होती है, थैज्ड हाउस। तो जब एक बार धरती पर आए थे इंसानों के रूप में, और सब जगह वो शरण मांगते फिरे कि भाई हमें अपने घर में रहने दो, लेकिन कहीं उनको शरण नहीं मिली, कहीं किसी ने नहीं रखा। फिर एक बुजुर्ग दंपति थे जो कि एक कुटिया में रहते थे, छप्पड़ पड़ा हुआ था, घास फूस की कुटिया थी उनकी, तो उसमें उनको शरण मिली। तो जब इन अ थैज्ड हाउस। टचस्टोन, व्हेन अ मैन्स वर्सेस, जब एक आदमी की कविताएं कैन नॉट बी अंडरस्टूड, समझी नहीं जा सकती। नॉर अ मैन्स गुड विट, और ना ही एक आदमी की जो विट है यानी अच्छी बुद्धि है, सेकेंडेड विद द फॉरवर्ड चाइल्ड। सेकेंडेड का मतलब होता है मदद किया जाना। विद द फॉरवर्ड चाइल्ड, जो मतलब होशियार बच्चा है, आगे बढ़ा हुआ बच्चा है, यानी हम कोई बात कहना चाह रहे हैं, सामने वाले की समझ में ना आए तो फिर क्या होता है, हमारी बात बेकार जाती है, हमारी बुद्धि बेकार है। तो वो ये बात कह रहा है कि मेरी बुद्धि की मदद अगर किसी सामने वाले की समझ में आ गई तो वो हमारी बुद्धि की मदद हो गई। तो नॉर अ गुड मैन्स विट, नॉर अ मैन्स गुड विट सेकेंडेड विद द फॉरवर्ड चाइल्ड, यानी जो एक व्यक्ति की अच्छी बुद्धि है उसकी मदद ना की जाए। सेकंड माने मदद करना, विद द फॉरवर्ड चाइल्ड यानी सामने वाले बच्चे के द्वारा। अंडरस्टैंडिंग यानी समझ कर। इट स्ट्राइक्स अ मैन मोर डेड देन ग्रेट रेकनिंग इन अ लिटिल रूम। इट स्ट्राइक्स माने ये चौंकाता है, अ मैन एक मनुष्य को,
मोर डेड यानी बहुत ज़्यादा, डेड माने यहाँ मरा हुआ नहीं, मतलब जब आदमी चौंक जाता है ना तो एकदम से डेड की तरह हो जाता है, जैसे कि मूर्ति बन जाता है, पत्थर बन जाता है एकदम चौंक के, समझ में नहीं आता क्या करें, तो उसके लिए डेड वर्ड आया है। तो इट स्ट्राइक्स अ मैन मोर डेड, तो ये आदमी को ज़्यादा चौंकाता है देन अ ग्रेट रेकनिंग। ग्रेट रेकनिंग ये इसके कई अर्थ निकल सकते हैं। ग्रेट रेकनिंग इन अ लिटिल रूम का मतलब एक तो यह है कि लिटिल रूम सराय का, एक सराय में या होटल में छोटे मोटे में आप रुके हों और वहाँ ग्रेट रेकनिंग मतलब कि बड़ा बिल आए आपका, ये मतलब सराय छोटी सी है, होटल ऐसा ही है और बिल बहुत बड़ा आया आपका, तो ये हो गया एक तो ग्रेट रेकनिंग इन अ लिटिल रूम। या फिर ये है कि जो एक छोटा सा रूम है और बेकार सा रूम है, उसमें बहुत बढ़िया अच्छी अच्छी चीज़ें रखी हुई हैं, बहुत बेशकीमती चीज़ें रखी हुई हैं, वो भी इसका अर्थ हो सकता है। ट्रूली सच है, आई वुड द गॉड्स हैड मेड दी पोइटिकल। आई वुड मैं चाहता हूँ, काश ऐसा होता कि द गॉड्स ईश्वर ने, देवताओं ने, हैड मेड दी तुमको बनाया होता, पोइटिकल माने कवित्व से भरा हुआ, कवि जैसा बनाया होता या कवि का जैसा हृदय तुम्हारा होता। ऑड्रे आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानती, वॉट पोइटिकल इज, के कविता से भरा हुआ क्या होता है। इज इट ऑनेस्ट इंडीड, क्या ये वास्तव में ईमानदारी होती है, एंड वर्क और काम होता है। इज इट अ ट्रू थिंग, क्या ये सच्ची चीज़ होती है, जो कविता है क्या वो ईमानदारी से भरी हुई होती है, मेहनत से भरी हुई होती है और सच्ची चीज़ होती है। टचस्टोन नो ट्रूली, नहीं बिल्कुल नहीं, सच तो यह है कि बिल्कुल नहीं। फॉर द ट्रूएस्ट पोइट्री, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा सच्ची कविता है, इज़ द मोस्ट फेनिंग, वो सबसे ज़्यादा, फेनिंग माने इमेजिनेशन से भरी हुई होती है, कल्पना से भरी हुई होती है, काल्पनिक होती है। एंड लवर्स आर गिवन टू पोइट्री, और जो प्रेमी होते हैं वो कविताओं के आदी होते हैं, और कविता झूठ से भरी होती है, कल्पनाओं से भरी होती है। एंड वॉट दे स्वीयर इन पोइट्री, और जो कुछ भी वो कसमें खाते हैं कविता के रूप में, मे बी सेड, वो कहा जा सकता है, एज लवर्स दे डू फेन, कि प्रेमियों के रूप में वो केवल कल्पना कर रहे होते हैं। क्योंकि जब प्रेमी प्रेमिका होते हैं तब वो बहुत सारी कस्में खाते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, तारे तोड़ के लाएंगे, है ना, कभी कोई कष्ट नहीं देंगे, और लेकिन जब बाद में उनकी शादी हो जाती है तब तो देखो फिर क्या ड्रास्टिक चेंज आता है, एकदम से सी चेंज कह सकते हो आप उसको, सब कुछ बदल जाता है। तो टचस्टोन ये कह रहा है कि मे बी सैड एज लवर्स, ये मे बी सैड ये कहा जा सकता है कि एज लवर्स, प्रेमियों के रूप में, दे डू फेन, वो कल्पना कर रहे होते हैं, क्योंकि सच तो होती नहीं है वो बातें। और डू यू विश देन, तो क्या तुम तब भी चाहते हो, दैट द गॉड्स हैड मेड मी पोइटिकल, कि जो देवता लोग हैं, ईश्वर ने मुझे कवित्व से भरा हुआ बनाया होता। टचस्टोन आई डू ट्रूली, हाँ सच बात है कि मैं ऐसा चाहता हूँ। फॉर दाउ स्वीयर टू मी, क्योंकि तुम मेरे सामने कसम खा रही हो, दाउ आर्ट ऑनेस्ट, कि तुम सच्ची हो, ईमानदार हो। नाउ अब, इफ़ दाउ वर्ट अ पोइट, अगर तुम एक कवि होती, आई माइट होप, तो मैं, आई माइट हैव सम होप, तो मैं कुछ उम्मीद रखता, दैट दाउ डिडस्ट फेन, कि तुम ये कल्पना कर रही हो कि तुम ईमानदार हो। अब उसका कहने का मतलब ये है कि तुम ईमानदार हो तो नहीं, कम से कम अगर तुम कवि होती तो मैं ये मान लेता कि तुम कल्पना कर रही हो कि तुम ईमानदार हो। ऑड्रे वुड यू नॉट हैव मी ऑनेस्ट, तो क्या तुम ये नहीं चाहते कि मैं ईमानदार ना बनूं। टचस्टोन नो ट्रूली, नहीं वास्तव में मैं, अनलेस दाउ वर्ड हार्ड फेवर्ड, मैं, यदि, अनलेस माने यदि ना, दाउ वर्ड तुम होती, यदि तुम ना होती, हार्ड फेवर्ड माने बदसूरत। फॉर, क्योंकि ऑनेस्टी, जो ईमानदारी है, कपल्ड विद ब्यूटी, वो खूबसूरती के साथ मिलकर, इज होती है, टू हैव हनी, जैसे शहद के साथ मिलकर, टू सॉस टू शुगर, यानी शहद को चीनी में मिलाया जाए, वैसा ही होता है खूबसूरती को ईमानदारी से मिलाया जाए। यानी जो खूबसूरत है उसको ईमानदार होने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि वो तो फिर हनी के साथ चीनी की मिलावट हो जाएगी। लेकिन जो बदसूरत है उसको कम से कम ईमानदार होना चाहिए, ये कहने का मतलब है टचस्टोन का। जेक्स एसाइड, जेक्स अपने आप से कह रहा अ मैटेरियल फूल। देखो तो ये जो मूर्ख है कितना मैटेरियल माने मैटर से भरा हुआ है या सेंस से भरा हुआ है, अर्थ से भरा हुआ है, कितना अर्थपूर्ण है ये मूर्ख, कितना अच्छी अर्थपूर्ण बातें करता है। ऑड्रे, वेल आई एम नॉट फेयर, ठीक है मैं खूबसूरत नहीं हूँ, एंड देयर फोर और इसीलिए आई प्रे मैं प्रार्थना करती हूँ द गॉड्स भगवान से मेक मी ऑनेस्ट कि वो मुझे ईमानदार बनाएं। टचस्टोन, ट्रूली सच है, एंड टू कास्ट अवे ऑनेस्टी अपॉन अ फाउल स्लट, एंड टू कास्ट अवे और फेंकना डालना ऑनेस्टी ईमानदारी को बर्बाद करना अपॉन अ फाउल स्लट, फाउल माने बदसूरत, स्लट होती है बेकार औरत, गंदी औरत, बेकार गंदी औरत। वर वो होगा टू पुट गुड मीट अच्छा मांस रखना इनटू एन अनक्लीन डिश एक गंदी डिश में, यानी एक गंदे बर्तन में साफ मांस को रखना होगा। ऑड्रे, आई एम नॉट अ स्लट, मैं एक गंदी औरत नहीं हूँ, दो आई थैंक द गॉड्स कि लेकिन यद्यपि मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ, आई एम फाउल मैं बदसूरत हूँ। टचस्टोन, वेल ठीक है, प्रेज्ड बी द गॉड्स कि ईश्वर को धन्यवाद दो, ईश्वर की तारीफ करनी पड़ेगी फॉर दाई फाउलनेस तुम्हारी बदसूरती के लिए। स्लटिशनेस और जो बदचलनी है, यानी स्लट का मतलब वैसी खराब औरत, बदचलन, तो स्लटिशनेस यानी कि जो बदचलनी है मे कम हियर आफ्टर वो उसके बाद आ जाएगी, यानी बदसूरती तो तुमको दे ही दी है भगवान ने, बदचलनी उसके बाद आ जाएगी। बट बी इट एज इट मे बी, लेकिन चाहे जो जैसा भी हो, आई विल मैरी दी मैं तो तुमसे शादी कर ही रहा हूँ ना, मैं तो तुमसे शादी करूँगा ही। एंड टू दैट एंड और उस उद्देश्य से आई हैव बीन मैं गया हूँ विद सर ओलिवर मार्टेक्स, सर ओलिवर मार्टेक्स के साथ मैं रहा हूँ। द विकार जो कि मतलब पुजारी हैं ऑफ द नेक्स्ट विलेज अगले गांव के, हु हैथ प्रोमिस्ड जिन्होंने वादा किया है, टू मीट मी मुझसे मिलने का, इन दिस प्लेस इस जगह पर, ऑफ द फॉरेस्ट जंगल की, एंड टू कपलस और हमारी शादी कराने का। जेक्स एसाइड, जेक्स एक तरफ को मुंह करके, आई वुड फेन सी दिस मीटिंग, आई वुड फेन यानी मैं प्रसन्नता से चाहूँगा, सी देखना, दिस मीटिंग इस मीटिंग को मतलब कि इस शादी को। ऑड्रे, वेल द गॉड्स गिव अस जॉय, ये मतलब ईश्वर हमको खुशियाँ दे, मतलब शादी हमारी हो रही है तो शादी की खुशियाँ हमको दे। टचस्टोन, आमीन, आमीन मतलब ऐसा ही हो। अ मैन में इफ़ ही वर ऑफ अ फियरफुल हार्ट, अ मैन एक आदमी में हो सकता है, इफ़ यदि, ही वर वो हो, ऑफ अ फियरफुल हार्ट माने डरावने दिल वाला, स्टैगर यानी वो लड़खड़ा सकता है, इन दिस अटेम्प्ट इस प्रयास में यानी शादी के प्रयास में। फॉर क्योंकि हियर वी हैव नो टेम्पल यहाँ हमारे पास कोई मंदिर तो है नहीं, बट द वुड लेकिन जंगल है, नो असेंबली कोई सभा नहीं है, मतलब जब शादी होती है तो लोगों की सभा होती है ना, बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, तो यहाँ कोई सभा नहीं है। बट हॉर्न बीस बल्कि हॉर्न माने सींग होते हैं, बीस माने जानवर होते हैं, सींगों वाले जानवर हैं। बट वॉट दो लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है। करेज धैर्य रखो, एज हॉर्न्स आर ऑडियस जैसा कि जो सींग हैं वो देखने में तो ख़राब होते हैं, दे आर नेसेसरी वो ज़रूरी भी होते हैं। इट इज़ सैड ये कहा जाता है, मैनी अ मैन बहुत सारे लोग, नोज नहीं जानते, नो एंड कोई भी अंत, ऑफ हिज गुड्स अपने सामान का या अपने धन का, यानी कुछ लोग इतने ज़्यादा रिच होते हैं, इतने ज़्यादा धनी होते हैं, इतनी ज़मीन जायदाद उनके पास होती है कि उसका ओर छोर उनको पता ही नहीं होता कितना होता है। राइट ठीक उसी तरीके से मैनी अ मैन बहुत सारे आदमी, हैज़ गुड हॉर्न्स उनके बहुत अच्छे सींग होते हैं, एंड नोज नो एंड ऑफ देम और उनका ओर छोर
उनका अंत उनको पता ही नहीं होता। अब यहाँ हॉर्न्स मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, हॉर्न्स उस व्यक्ति के सिर पर माने जाते हैं जिसकी पत्नी बेवफा होती है। तो यहाँ उसी अर्थ में टचस्टोन ने कहा है कि बहुत सारे पुरुषों को, मर्दों को पता ही नहीं होता कि उनकी बीवियाँ बेवफा हैं और उनके सिर पर सींग होते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता। ककोल्ड कहलाता है ऐसा आदमी। तो ककोल्ड माने वो व्यक्ति जिसकी बीवी बेवफा हो और ऐसे आदमी के सिर पर सींग उगाते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो बहुत सारे लोगों के सिरों पर सींग होते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं होता। वेल ठीक है, दैट इज़ द डाउरी, ये तो दहेज है ऑफ हिज वाइफ, उसकी पत्नी का। यानी उसकी पत्नी उसके लिए सींग लेकर आती है दहेज में। मतलब कि पत्नियां आती हैं और फिर उनके साथ, अपने पतियों के साथ बेवफाई करती हैं, तो दहेज में जैसे कि वो सींग लेके आती हों। टिज नन ऑफ हिज ओन गेटिंग, टिज यानी ये जो सींग हैं, नन ऑफ हिज ओन गेटिंग यानी उसकी खुद की गेटिंग माने प्राप्ति नहीं होती, उसका खुद का अचीवमेंट नहीं होता कि उसने सींग खुद उगाए हों, बल्कि उनकी पत्नियां दहेज में सींग लाती हैं। हॉर्न्स सींग इवन सो, ऐसा भी है, मतलब पुअर मैन एलोन, क्या केवल गरीब लोगों के सिर पर सींग उगेंगे? नो नो, नहीं। द नोबलेस्ट डियर यानी जो सबसे अच्छा हिरन है, यानी कि जो सबसे अच्छा बंदा है, मनुष्य है, हैथ दैम उनके पास भी होते हैं, एज ह्यूज इतने बड़े सींग, एज द रास्कल जितने किसी बदमाश के पास होते हैं। यानी छोटे लोगों के, बदमाशों के पास जैसे लंबे सींग होते हैं वैसे ही बड़े लोगों के पास भी होते हैं। यानी कि गरीबों की बीवियां ही बेवफा नहीं होती, अमीरों की बीवियां भी बेवफा होती हैं। इज द सिंगल मैन देयरफॉर ब्लेसिड, तो क्या जो सिंगल मैन है जिसने शादी नहीं की वो ज़्यादा ब्लेसिड है, यानी ज़्यादा उसको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है, या ज़्यादा खुश है वो? क्योंकि जब बीवी नहीं है तो बेवफाई कौन करेगा? तो जिसने शादी नहीं की वो ज़्यादा खुश है? नो, नहीं। एज अ वॉल्ड टाउन इज़ मोर वर्दियर, एज जैसा कि अ वॉल्ड टाउन एक ऐसा शहर जिसकी की दीवारें हों, इज़ मोर वर्दियर वो ज़्यादा अच्छा होता है, देन अ विलेज एक गांव से। सो इसी प्रकार इज़ द फोरहेड वो माथा या सिर, ऑफ अ मैरिड मैन एक विवाहित व्यक्ति का जिसने शादी की हो, मोर ऑनरेबल वो ज़्यादा सम्माननीय है, देन द बेयर ब्रो, बेयर माने खाली, ब्रो माने वैसे तो आईब्रो होती है लेकिन यहाँ पर माथे के लिए ही आया, सिर के लिए ही आया है, ऑफ अ बैचलर एक अविवाहित व्यक्ति के, यानी जिसने शादी नहीं की उसका खाली सिर भी उतना सम्माननीय नहीं है जितना कि एक विवाहित व्यक्ति का सिर जिस पे के सींग हो गया हो, भले ही उसकी बीवी बेवफा हो फिर भी उसका सींगों वाला सिर भी ज़्यादा सम्माननीय है बजाय अविवाहित व्यक्ति के खाली सिर के। एंड बाय हाउ मच डिफेंस इज़ बेटर देन नो स्किल, एंड और बाय हाउ मच कितना ज़्यादा, डिफेंस माने सुरक्षा, इज़ बेटर बेहतर है, देन नो स्किल बजाय किसी चतुराई के। यानी आपके अंदर कोई स्किल नहीं है, जैसे कि आपने शादी नहीं की तो वो उतना अच्छा नहीं है जितना कि डिफेंस, आप अपने आप को बचाएं, कोशिश करें कि बीवी बेवफा ना हो, वो ज़्यादा बेहतर है। बाय सो मच इज़ अ हॉर्न मोर प्रेशस, इसी प्रकार हॉर्न यानी सींग जो कि एक विवाहित व्यक्ति के सिर पर उगे आते हैं उसकी बीवी की बेवफाई की वजह से, मोर प्रेशस वो ज़्यादा कीमती हैं, देन टू वांट बजाय उनकी कमी के। टू वांट माने चाहना होता है और टू वांट माने कमी होना भी होता है, तो यहाँ पर कमी होना ही है, यानी सींगों की कमी होना, सींग का ना होना से सींग होना ज़्यादा अच्छा है। हियर कम सर ओलिवर, ये देखो सर ओलिवर आ गए। एंटर सर ओलिवर मार्टेक्स्ट, तो सर ओलिवर मार्टेक्स्ट प्रवेश करते हैं। सर ओलिवर मार्टेक्स्ट, यू आर वेल मेट, आप अच्छे आए सर ओलिवर मार्टेक्स्ट। विल यू डिस्पैच अस, क्या आप हमारी, डिस्पैच का मतलब यहाँ है शादी कराना, क्या आप हमारी शादी करा देंगे, अंडर दिस ट्री यहाँ इस पेड़ के नीचे। और शैल वी गो विद यू, या फिर हम आपके साथ चलें, टू योर चैपल आपके गांव या आपके चर्च में। सर ओलिवर, इज देयर नन हियर, क्या यहाँ पर कोई है नहीं, टू गिव द वुमन, इस महिला को, मतलब शादी में जैसे माता पिता होते हैं ना, तो हमारे यहाँ भी कन्यादान किया जाता है, बेटी को दान देते हैं, और ये लोग भी अपनी बेटी को दान ही देते हैं, गिफ्ट के तौर पे अपने दामाद को देते हैं। तो क्या कोई ऐसा नहीं है जो इस महिला को गिफ्ट के तौर पे दे सके पति को उसको? टचस्टोन, आई विल नॉट टेक हर, मैं उसको नहीं लूँगा ऑन गिफ्ट, यानी
तोहफे के तौर पे ऑफ एनी मैन, किसी भी मनुष्य से। सर ओलिवर ट्रूली, सच बात तो ये है, शी मस्ट बी गिवन, कि वो दिया जाना चाहिए, और द मैरिज इज नॉट लॉफुल, नहीं तो ये शादी लॉफुल नहीं होगी, यानी आप गैर कानूनी होगी, मतलब कानूनी नहीं होगी अगर इसको कोई दान नहीं देता है, यानी जब तक माँ बाप कन्या दान ना करें तब तक वो शादी गैर कानूनी होती है। तभी तो जो वैसे भाग के शादियां कर लेते हैं ना, उनको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता हमारे समाज में। माँ बाप जब कन्यादान करते हैं तो उनका बहुत सम्मान होता है, और वो सम्मान की नज़र से देखा जाता है। तो यही बात वो भी कह रहे हैं कि ये कानूनी नहीं होगी शादी। जेक्स एडवांसिंग, जेक्स अब आगे बढ़ के आता है। प्रोसीड प्रोसीड, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। आई विल गिव हर, मैं उसको दान दूंगा। टच स्टोन, गॉड गुड इवन गुड मास्टर, मतलब गुड इवनिंग गुड मास्टर, अच्छा हुआ तुम आ गए। व्हाट यू कॉल इट, तुम्हारा नाम क्या है। हाउ डू यू सर, तुम कैसे हो श्रीमान जी। यू आर वेल मेट, तुम खूब सही मिले। गॉड विल्ड यू फॉर योर लास्ट कंपनी। गॉड गिल्ड मतलब ईश्वर तुमको, गिल्ड का मतलब होता है सोने की परत चढ़ाना, तो ईश्वर तुम्हारे ऊपर सोने की परत चढ़ाए, यानी एक तरीके का ब्लेसिंग है। फॉर योर लास्ट कंपनी, तुम्हारी जो अंतिम बार तुम जो हमसे मिले थे उसके लिए ईश्वर तुमको मतलब माला माल करे। आई एम वेरी ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ। टू सी यू, तुमको देखकर। इवन अ टॉय इन हैंड हियर सर, यहाँ मेरे हाथ में एक खिलौना ही मान लीजिए सर, यानी कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, अपने वो ऑर्डर के लिए कह रहा है कि बहुत खूबसूरत चीज़ या वो कोई बहुत अच्छी चीज़ तो नहीं है, एक खिलौना मान लीजिए मेरे हाथ में सर। ने प्रे बी कवर्ड, तो उसने अपना हैट उतार लिया है जेक्स ने, तो वो कह रहा है कि नहीं तुम अपना हैट वापस पहन लो, अपना सिर ढाक के रखो। जेक्स, विल यू बी मैरिड मोटले, तो क्या तुम शादी कर रहे हो भाई मूर्ख। टच स्टोन, एज द ऑक्स हैथ हिज बो, जैसा कि बैल के साथ उसका बो होता है, यानी जुआ होता है, बैल के कंधे पर जुआ रखा होता है। सर द हॉर्स हिज कर्व, और जो घोड़ा है उसका कर्व होता है, उसका चाबुक होता है या लगाम होती है। एंड द फाल्कन हर बेल्स, और जो बाज होता है उसके पैरों में घुंघरू बंधे होते हैं, यानी पता लगाने के लिए बांधे जाते हैं। सो मैन हैथ हिज डिजायर, ऐसे ही मनुष्य भी अपनी इच्छाओं से बंधा होता है। एंड एज पिजन्स बिल, जैसे कि जो कबूतर हैं वो बिल यानी उनकी जो चोंच होती है, एक उससे चोंच से एक दूसरे को देखा होगा आपने, एक दूसरे को चोंच लड़ाते हैं। सो वेडलॉक वुड बी निबलिंग, इसी प्रकार जो हमारी शादी है वो भी हमारा चोंच लड़ाना ही होगा, शादी करके हम भी चोंच लड़ाएंगे। जेक्स, एंड विल यू, और क्या तुम, बीइंग अ मैन, एक आदमी होकर, ऑफ योर ब्रीडिंग, यानी अपनी इतनी अच्छी परवरिश के, इतनी अच्छे खानदान के आदमी होकर, बी मैरिड, तुम शादी करोगे, अंडर अ बुश, एक झाड़ी के नीचे, लाइक अ बेगर, एक भिखारी की तरह। गेट यू टू चर्च, तुम चर्च जाओ। एंड हैव अ गुड प्रीस्ट, और एक अच्छा पुजारी तलाश करो। दैट कैन टेल यू, जो तुमको बता सके, वॉट मैरिज इज, कि शादी क्या है। आपने देखा होगा जब शादी होती है तो हमारे यहाँ पंडित जी बड़े विस्तार से समझाते हैं कि पत्नी के क्या कर्तव्य हैं, पति के क्या कर्तव्य हैं, वचन 7 वचन होते हैं, 7 फेरे होते हैं। तो ऐसे ही सभी जगह शादियों में यही होता है कि लोगों को समझाया जाता है कि अब आप एक नई जिंदगी में प्रवेश कर रहे हो, अब आपको क्या करना है, शादी के क्या मायने होते हैं, तो वो तुमको समझा सके व्हाट मैरिज इज। दिस फेलो, ये आदमी, विल बट ज्वाइन यू, वो केवल तुमको ज्वाइन कर देगा, जोड़ देगा, टुगेदर, साथ में, एज दे ज्वाइन, जैसे कि ये लोग ज्वाइन करते हैं, जोड़ते हैं, वेन्स को, मतलब कि जो लकड़ी के तख्ते होते हैं ना, उनको कारपेंटर जोड़ता है, बढ़ई जोड़ता है, तो जैसे वेन्स कोट माने लकड़ी के तख्ते, तो जैसे लकड़ी के तख्तों को बढ़ई जोड़ता है वैसे ही तुम दोनों को जोड़ देगा ये तो। देन वन ऑफ यू, तब फिर क्या होगा कि तुम में से एक, विल प्रूव, साबित होगा, अ श्रंक पैनल, एक सिकुड़ा हुआ तख्ता। आपने देखा होगा कि बीच में जगह हो जाती है, जब लकड़ी का भी किया है, गीली लकड़ी के तख्ते बना देते हैं, फिर उनसे दरवाजे बना देते हैं, तो वो जब सूख जाती है लकड़ी तो वो तख्ते सिकुड़ जाते हैं और वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो वन ऑफ यू विल प्रूव, तुम में से एक साबित होगा, अ श्रंक पैनल, एक सिकुड़ा हुआ तख्ता, एंड लाइक ग्रीन टिम्बर,
और एक ग्रीन माने जो गीली लकड़ी है, टिम्बर माने लकड़ी, ग्रीन माने हरा होता है, तो जो हरी लकड़ी है या गीली लकड़ी है उसकी तरह वार्प वार्प, यानी वो सिकुड़ता जाएगा और मतलब एक दूसरे से तुम लोग अलग हो जाओगे। टच स्टोन असाइड, टच स्टोन एक तरफ को मुंह करके कहता है अपने आप से, आई एम नॉट इन द माइंड, यानी मेरा कोई इरादा नहीं है, बट आई वर बेटर, लेकिन मेरे लिए बेहतर होता टू बी मैरिड, कि मैं शादी कर लेता ऑफ हिम, उसके द्वारा, मतलब ये जो है पुजारी, मैं इसी के माध्यम से, सर ओलिवर के माध्यम से ही शादी कर लेता, देन ऑफ एनदर, बजाय किसी और पुजारी के द्वारा। फॉर, क्योंकि ही इज़ नॉट लाइक टू मैरी मी वेल, क्योंकि ही इज़ नॉट लाइक, ऐसा नहीं लगता है कि वो मेरी अच्छे से शादी कराएगा, एंड नॉट बीइंग वेल मैरिड, और अच्छे से शादी ना होने की वजह से, यानी कानूनी तौर पर ढंग से शादी ना होने की वजह से, इट विल बी गुड एक्सक्यूज, ये एक अच्छा बहाना होगा फॉर मी, मेरे लिए, हियर आफ्टर, इसके बाद, टू लीव माई वाइफ, अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए। तो टच स्टोन का कोई इरादा नहीं है कि ऑड्रे से शादी करके घर बसाने का, वो बस कुछ दिनों की, जैसे आपने देखा होगा कुछ होती हैं ऐसी कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस होती हैं कि साल भर के लिए, 2 साल के लिए, तो इस तरीके की वो शादी करना चाहता है, उसका कोई परमानेंटली सेटल होने का इरादा नहीं है ऑड्रे के साथ। जेक्स, गो विद मी, मेरे साथ चलो, एंड लेट मी काउंसिल दी, और मैं चलो तुमको सलाह दूं। अब हालांकि उसका ऐसा इरादा नहीं है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर ये शादी करने का प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है। टच स्टोन, कम स्वीट ऑड्रे, आओ अच्छी ऑड्रे, वी मस्ट बी मैरिड, हमें शादी करनी होगी, और वी मस्ट लिव इन बॉर्डरी, नहीं तो हम, बॉर्डरी मतलब होती है कि बिना शादी के जो साथ रहना, वो बॉर्डरी कहलाती है। ऐसे संबंधों को गलत नज़र से देखा जाता है, हालांकि आजकल लिव इन रिलेशनशिप का चलन चल पड़ा है, लेकिन समाज में कभी ऐसे रिश्तों को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता, उसको बॉर्डरी कहते हैं, बदचलनी कहते हैं। तो या तो हम शादी करें ऑड्री, नहीं तो हम रहे कैसे, बॉर्डरी, ये राइम कर दिया उसने टच स्टोन ने, ऑड्री बॉर्डरी। फेयरवेल गुड मास्टर ओलिवर, तो आपको अलविदा अच्छे मालिक, मतलब ओलिवर जो पुजारी है उसको अलविदा कह रहा है। नॉट, ओ स्वीट ओलिवर, ओ ब्रेव ओलिवर, मैं आपको ऐसे विदा नहीं दूंगा, नॉट लगा दिया ना, मैं ऐसे विदा आपको नहीं दूंगा कि अरे अच्छे ओलिवर, अरे बहादुर ओलिवर, लीव मी नॉट बिहाइंड दी, मुझे पीछे छोड़कर मत जाओ, बट बल्कि मैं तो ये कहूँगा, वाइंड अवे, भाग जाओ, बी गॉन, भाग जाओ, निकल जाओ, आई से, मैं कह रहा हूँ, आई विल नॉट टू वेडिंग विद दी, मैं शादी नहीं करूँगा तुम्हारे साथ, मतलब कि तुम्हारे माध्यम से। एक्सियंट, जेक्स, टच स्टोन एंड ऑड्रे, तो ये तीनों निकल जाते हैं, जेक्स, टच स्टोन और ऑड्रे निकल जाते हैं, सर ओलिवर अकेले रह जाते हैं। इट इज़ नो मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं की इसने शादी, मुझसे नहीं करवाई तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेवर अ फैंटास्टिकल नेव, नेवर कभी नहीं, अ फैंटास्टिकल एक सन की, नेव बदमाश, ऑफ देम ऑल उन सब में से कोई भी बदमाश सन की, शेल फ्लाउट मी यानी मुझे दूर नहीं कर पाएगा, फ्लाउट माने डिप्राइव करना, अलग करना, आउट ऑफ माई कॉलिंग, कॉलिंग माने प्रोफेशन, मेरे व्यवसाय से, मेरा जो काम है शादियां करवाने का, उससे मुझे कोई अलग नहीं कर पाएगा। ऐसे बदमाश अगर मेरे माध्यम से शादी नहीं करते हैं तो भाड़ में जाएं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और एग्जिट, वो भी चला जाता है, और ये सीन जो थर्ड सीन है एक्ट थर्ड का, ये यहाँ पर समाप्त होता है। तो ये थर्ड सीन बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, इसमें मैं सोच रही हूँ फोर्थ सीन को भी शामिल कर लेते हैं, क्योंकि इसमें 5 सीन्स हैं एक्ट थर्ड में, तो फिफ्थ सीन को अलग कर देंगे, ये दोनों इसी में कर लेते हैं। यहाँ पर एंटर रोजालिन एंड सिलिया, रोजालिन और सिलिया प्रवेश करती हैं। रोजालिन, नेवर टॉक टू मी, मुझसे तुम बात मत करो, आई विल बी, मैं रोने लगूंगी। सिलिया, आई प्रिदी, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ, बट येट हैव द ग्रेस, लेकिन कम से कम सम्मान तो रखो, टू कंसिडर मीन्स विचार करो, दैट टीयर्स कि जो आंसू हैं, डू नॉट बिकम, सूट नहीं करते, अच्छे नहीं लगते, अ मैन, एक आदमी पर, यानी रोजालिन ने इस वक्त आदमी का रूप रखा हुआ है, आदमी के कपड़े पहने हुए हैं, तो तुम अगर रोगी तो ये अच्छा थोड़ी लगेगा, एक आदमी रोता हुआ अच्छा थोड़ी लगता है। रोजालिन, बट हैव आई नॉट कॉज टू वीप,
लेकिन क्या मेरे पास कारण नहीं है रोने का? सीलिया, एज गुड कॉज, हाँ उतना ही अच्छा कारण है, एज वन वुड डिजायर, जैसा किसी को चाहिए। रोने के लिए जैसा कारण चाहिए वैसा कारण है तुम्हारे पास, देयरफॉर भी, इसलिए रो चलो भाई। रोजलिन, हिज वेरी हेयर, उसके तो देखो बाल भी, इज ऑफ द डिसेंबलिंग कलर, डिसेंबलिंग मतलब चीटिंग कलर, धोखा देने वाले रंग के हैं, यानी लाल रंग के हैं। और ये जो लाल रंग के बाल बड़े धोखेबाज माने जाते हैं, क्योंकि जो जीसस क्राइस्ट के शिष्य थे उनमें से एक शिष्य था जुदास। जुदास के बाल लाल रंग के थे, उसकी दाढ़ी लाल रंग की थी, और उसने ही जीसस क्राइस्ट को पकड़वाया था। उसने पुलिस से कहा था कि मैं जब वहाँ बैठे होंगे, क्योंकि पुलिस वो नहीं कर पाती थी, पहचान नहीं पाती थी कि जीसस है कौन, क्योंकि सारे एक जैसे देखते थे, एक जैसी पोशाक सबने पहन रखी होती थी। तो अब अरेस्ट करें तो किसको करें, समझ में नहीं आता था जीसस को कैसे पहचाने। तो एक जो शिष्य था उनका डिसिपल जुदास, वो बिक गया पुलिस के हाथों पैसे लेकर। उसने कहा कि मैं जब बैठे होंगे हम सभी लोग सभा में, तो मैं जीसस क्राइस्ट के हाथ को चूमूंगा। तो जैसे ही मैं जिस व्यक्ति के हाथ को चूमूं तो समझ लेना कि वो ही जीसस क्राइस्ट है और उसको अरेस्ट कर लेना। तो यही हुआ। उसने भरी सभा में जीसस क्राइस्ट को चूमा उनका हाथ, और पुलिस ने पहचान लिया कि यही है जीसस क्राइस्ट, और उनको अरेस्ट कर लिया। इसलिए जुदास को या जुदास किस, ये इडियम है, यानी कुछ ऐसा जो कि चीटिंग हो, जो कि धोखेबाज हो, डिसीटफुल हो, वो जुदास किस कहा जाता है उसको। अब तो हिज वेरी हेयर इज ऑफ द डिसेंबलिंग कलर, तो उसके जो बाल हैं वही धोखेबाज रंग के हैं। सीलिया, समथिंग ब्राउनर, लेकिन बाल तो उसके थोड़े से ब्राउन हैं, मतलब ऐसे लाल नहीं है, एकदम लाल नहीं है, थोड़े से ब्राउन हैं। देन जुदास, जुदास से मैरी, लेकिन मदर मैरी की कसम, हिज किसेस आर, उसके जो चुम्बन हैं वो तो आर जुदास ओन चिल्ड्रन, जुदास की जो चुम्बन थे उन्हीं के बच्चे हैं, यानी बिल्कुल उन्हीं की तरह चूमता है वो। रोजालिन, इन फेथ हिज कलर इज ऑफ अ गुड कलर, हिज हेयर इज ऑफ अ गुड कलर, यानी सही बात यह है कि उसके जो बाल हैं वो अच्छे रंग के हैं। सीलिया, एन एक्सीलेंट कलर, हाँ बिल्कुल बड़े शानदार रंग के हैं। योर चेस्टनट वॉज एवर द ओनली कलर, यानी तुम्हारा जो चेस्टनट था वो ब्राउन कलर का होता है, यानी जो अखरोट होता है ब्राउन कलर का होता है। तो जो तुम्हारे चेस्टनट का यानी तुम्हारे अखरोट का जो कलर था, बस हाँ वही कलर था जो उसके बालों का। सीलिया बड़ा इसके साथ मजाक कर रही है, कभी हाँ में हाँ मिला देती है, कभी थोड़ी सी फुलझड़ियाँ छोड़ देती है, खूब उसको तंग कर रही है, मजाक कर रही है, हंसी मजाक चल रहा है बहनों के बीच में। रोजलिन, एंड हिज किसिंग, और उसकी जो चुम्बन है, इज एज फुल ऑफ सैंक्टिटी, इतनी पवित्रता से भरी हुई है, एज द टच ऑफ होली ब्रेड, जैसा कि होली ब्रेड जो पवित्र ब्रेड है उसका स्पर्श हो। एक सभा होती है क्रिश्चियनिटी में, और सभा में, पवित्र सभा में ब्रेड बांटी जाती है, पवित्र ब्रेड लोगों को बांटी जाती है प्रसाद के रूप में, जैसे हमारे यहाँ भी प्रसाद बांटा जाता है ना, जब नवदुर्गे होते हैं तो हम चना हलवा बांटते हैं ना सभी को, तो ऐसे ही इनके यहाँ भी ब्रेड बांटी जाती है, पवित्र ब्रेड कहलाती है वो। तो उसकी जो किसेस हैं, उसके जो चुम्बन हैं, इतने ही पवित्र हैं जैसे कि उन्होंने पवित्र ब्रेड का स्पर्श किया हो। सीलिया, ही हैथ बॉट अ पेयर, अरे नहीं भाई, उसने, और भी बढ़ा चढ़ा के बोल रही है सीलिया। तो जब रोजालिन उसकी चुम्बन को पवित्र बोल रही है ना होली ब्रेड की तरह, तो वो कह रही है हाँ उसने क्या किया है, उसने बॉट खरीदा है अ पेयर, एक जोड़ा, ऑफ कास्ट लिप्स, कास्ट माने छोड़े गए, त्यागे गए होठों का, ऑफ डायना, डायना इसका जिक्र पहले भी आ चुका है, चंद्रमा की देवी है और उसको पवित्रता की देवी कहा जाता है। तो पवित्रता की देवी ने अपने होठ फेंक दिए थे निकाल के, और वो होठ ऑरलैंडो ने ले लिए हैं, खरीद लिए हैं। हाँ, तो इसीलिए तो उसके जो चुम्बन हैं वो बड़े पवित्र हैं, क्योंकि वो डायना के होठ हैं। और नन, एक नन ऑफ विंटर्स सिस्टरहुड, ये विंटर्स सिस्टरहुड, सिस्टरहुड की अलग अलग ऑर्डर होते हैं। तो
तो ये काल्पनिक है, ऐसा कोई विंटर सिस्टरहुड नाम का कोई ऑर्डर नहीं है, कोई संस्था नहीं है सिस्टर्स की। तो एक विंटर सिस्टरहुड किसेस नॉट मोर रिलीजियसली, उससे ज़्यादा धार्मिक रूप से चुम्बन नहीं लेती है, यानी बड़ा धार्मिक चुम्बन है इसका। द वेरी आइस ऑफ चेस्टिटी इज इन हिम, तो उसके अंदर आइस, बर्फ ऑफ चेस्टिटी, पवित्रता की, इज इन हिम, उसके अंदर है। जो बर्फ गिरती है ना, वो जैसे पानी यहाँ से भाप बन के जाता है, तो पानी की सारी गंदगी नीचे रह जाती है, भाप जो होती है एकदम शुद्ध होती है। फिर वो भाप बर्फ के रूप में बन के गिरती है, या बारिश के रूप में या बर्फ के रूप में जब गिरती है, तो वो एकदम शुद्ध होती है, एकदम मतलब उसमें कोई गंदगी नहीं होती। तो ये है द वेरी आइस ऑफ चेस्टिटी इज इन हिम, तो उसके अंदर बिल्कुल बर्फ वाली पवित्रता है। रोजालिन, बट वाई डिड ही स्वीयर, लेकिन उसने कसम क्यों खाई, ही वुड कम, कि वो आएगा, दिस मॉर्निंग, आज की सुबह, एंड कम्स नॉट, और आया नहीं है। ने नहीं, सर्टेनली देयर इज नो ट्रुथ इन हिम, हाँ सच कह रही हो, बिल्कुल झूठा है वो, कोई सच्चाई नहीं है उसमें। रोजालिन, डू यू थिंक सो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है। सिलिया, यस, हाँ, आई थिंक ही इज़ नॉट अ पिक पर्स, मुझे लगता है कि वो एक पॉकेट मार तो नहीं है, यानी जेब कतरा तो नहीं है। पिक पर्स माने जो पर्स लोगों के चुरा लेता है, जेब कतरा नहीं है। नॉर अ हॉर्स स्टीलर, और ना ही वो कोई घोड़ा चोर है। बट फॉर हिज वेरिटी इन लव, लेकिन जहाँ तक वेरिटी माने सच्चाई, ट्रुथ, जहाँ तक प्यार में उसकी सच्चाई का सवाल है, आई डू थिंक हिम, मुझे लगता है कि वो एज कनकेव, कनकेव माने खोखला है, एज अ कवर्ड गॉबलेट, जैसे कि एक ढका हुआ गॉबलेट, आप डोंगा कह सकते हैं, जैसे डोंगा होता है ना, अंदर से खोखला होता है, ढका होता है ऊपर से, तो ऐसे ढका हुआ डोंगा होता है, खाली डोंगा, वैसा ही ये खाली है, खोखला है। और या फिर अ वर्म ईटन नट, एक वर्म माने कीड़ों के द्वारा खाया हुआ अखरोट, वो भी अंदर से खोखला होता है, ऐसा है तुम्हारा प्रेमी। रोजालिन, नॉट ट्रू इन लव, तो क्या वो उसका प्यार सच्चा नहीं है। सिलिया, यस, हाँ, व्हेन ही इज इन, जब वो प्यार में हो तभी तो सच्चा होगा। बट आई थिंक ही इज नॉट इन, लेकिन मुझे तो लगता है कि उसको प्यार है ही नहीं, तुमसे प्यार होगा तभी तो वो प्यार में सच्चा होगा। रोजालिन, यू हैव हर्ड हिम, तुमने तो उसको सुना है ना, स्वीयर, कसम खाते हुए, डाउन राइट, ठीक ठीक, ही वॉज, कि वो प्यार में था। सिलिया, वॉज इज नॉट इज, था, लेकिन था का मतलब ये नहीं है कि वो है, वॉज इज नॉट हिज, यानी था का मतलब नहीं है कि है। बिसाइड्स, इसके अलावा, द ओथ ऑफ अ लवर, जो कसम है एक प्रेमी की, इज नो स्ट्रोंगर, वो कोई उतनी मजबूत नहीं होती देन द वर्ड ऑफ अ टिप्स्टर, मतलब कि उतनी ही मजबूत होती है जितनी कि एक टिप्स्टर होता है शराब बेचने वाला। तो एक शराबी या शराब बेचने वाले की कसम जितनी मजबूत होती है, जितनी भरोसे लायक होती है, उससे ज़्यादा भरोसे लायक नहीं होती एक प्रेमी की कसम। दे आर बोथ, वो दोनों ही होते हैं, द कन्फर्मर, यानी सत्य कहने वाले, ऑफ फॉल्स रेकनिंग्स, फॉल्स माने झूठे, रेकनिंग्स विचार, यानी झूठी बातों को वो सच बोलते हैं कि भाई मैं सचमुच तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए ताड़े तोड़ लाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा। तो वो जो झूठी बातें होती हैं, झूठे विचार होते हैं, और उनको सच बताकर वो कहते हैं। ही अटेंड्स हियर इन द फॉरेस्ट, ही अटेंड्स हियर यानी वो सेवा में है यहाँ पर, इन द फॉरेस्ट जंगल में, ऑन द ड्यूक, ड्यूक की सेवा में है, योर फादर जो कि तुम्हारे पिताजी हैं। रोजालिन, आई मेट द ड्यूक यस्टरडे, मैं कल मिली थी ड्यूक से, यानी अपने पिताजी से मैं कल मिली थी। एंड हैड मच क्वेश्चन विद हिम, और मैंने उनसे बहुत सारे सवाल जवाब किए थे। ही आस्क्ड मी, उन्होंने मुझसे पूछा था, ऑफ व्हाट पेरेंटेज आई वॉज, कि मेरे माता पिता कौन हैं। आई टोल्ड हिम, मैंने उनको बताया, ऑफ एज गुड एज ही, कि मेरे माता पिता इतने ही अच्छे हैं जितने कि वो हैं। सो ही लाफ, इसलिए वो हंसे, एंड लेट मी गो, और मुझे जाने दिया। बट वॉट टॉक वी, लेकिन हम क्यों बात कर रहे हैं, ऑफ फादर्स, पिता लोगों की, वेन देयर इज सच अ मैन, जब एक ऐसा आदमी हमारे सामने है, एज ऑरलैंडो, जैसा कि ऑरलैंडो। अब आप देख रहे हैं रोजालिंड के व्यवहार में परिवर्तन। जब ये दरबार में थी
मतलब सीलिया के घर पे थी। सीलिया का पहले उसी का घर था, तो जब ये अपने पिता से दूर थी, दरबार में थी, तब ये हर वक्त अपने पिताजी को याद किया करती थी, उनके लिए दुखी रहती थी। आपको शुरुआत के सीन याद होंगे, सीलिया कह रही है कि तुम थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा हंसो, थोड़ा खुश हो जाओ। तो ये कहती थी कि जिसके पिता को वनवास दे दिया गया हो वो कैसे खुश रह सकता है, मैं अपने पिता को कैसे भूल सकती हूँ। इतनी सारी बातें करती थी और उदास रहती थी और रोती रहती थी। अब जबकि यहाँ आ गई है अपने पिता के पास, तो अब पिता की बिल्कुल चिंता नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसे ऑरलैंडो के बारे में बात करनी है, तो कह रही कि हम पिताओं के बारे में बात क्यों करें, हम ऑरलैंडो के बारे में ना बात करें। तो ये चेंज आया है उसके व्यवहार में। जब इश्क हो जाता है तब ऐसा चेंज आता है लोगों में। बहुत सारे केसेस आपने देखा होगा, जो लड़के लड़कियां हैं, उनके माता पिता जब इन संबंधों का विरोध करते हैं तो उनको माता पिता दुश्मन नजर आने लगते हैं। कुछ तो भैया महान इतने गिर जाते हैं निम्न स्तर तक कि वो माँ बाप को ही मार डालते हैं। 2-3 केस तो हमारे यूपी में ही हुए हैं ऐसे, जहाँ लड़कों ने तो छोड़ो, लड़कियों ने अपने माँ बाप को मार डाला या मरवा डाला, केवल इसलिए कि उनके माँ बाप उनके प्रेमी से उनके संबंधों का विरोध करते थे। उल्टा भी है, माँ बाप भी मार डालते हैं लड़कियों को। अक्सर लड़कियों को मारते हैं, लड़कों को तो खैर नहीं मारा जाता ऐसे संबंधों के लिए। तो ये ऐसा नहीं है कि भारत में ही है, ऐसा है। देखिए विदेशों में भी लोगों, सभी जगह यही है लगभग, क्योंकि ये हार्मोनल एक चेंज आता है इस उम्र में लड़के लड़कियों में, और ऐसा ही व्यवहार उनका हो जाता है। खैर आगे बढ़ते हैं। सीलिया, ओ दैट्स अ ब्रेव मैन, अरे वो तो एक बड़ा बहादुर आदमी है। ही राइट्स ब्रेव वर्ड्स, वो बड़ी अच्छी कविताएं लिखता है। ब्रेव का मतलब यहाँ बहादुरी हर जगह हम नहीं लगा सकते, फाइन माने बढ़िया आदमी है, ये कर देते हैं। ब्रेव का मतलब बढ़िया आदमी है। स्पीक्स ब्रेव वर्ड्स, बड़े बढ़िया शब्द बोलता है। स्वीयर्स ब्रेव ओथ्स, बड़ी बढ़िया कसमें खाता है। एंड ब्रेक्स देम ब्रेवली, और बड़े बढ़िया तरीके से उन कसमों को तोड़ भी डालता है। क्वाइट ट्रेवर्स अथवार्ट द हार्ट ऑफ हिज लवर, क्वाइट एकदम, ट्रेवर्स माने आर पार, अथवार्ट मतलब ट्रेवर्स अथवार्ट मतलब सीधा आर पार, द हार्ट ऑफ हिज लवर अपने प्रेमी के दिल से होकर, यानी जो उसकी कसमें हैं वो सीधा उसके जो प्रेमिका है, प्रेमी क्या यहाँ प्रेमिका होगी ना, तो उसके प्रेमिका के दिल से होकर वो आर पार कर देता है। एज अ प्यूसनी टिल्टर दैट स्पर्स हिज हॉर्स बट ऑन वन साइड, जैसे कि प्यूसनी का मतलब हुआ कि जो इनएक्सपीरियंस्ड है, अनुभवहीन है, नया नया नौसिखिया। टिल्टर, टिल्ट माने तो झुकना होता है, घोड़े पर बैठना, यानी घुड़सवारी जो करता है, नया नया घुड़सवारी सीखता है। दैट स्पर्स हिज, स्पर माने आड़ लगाना, वो लगाते हैं ना, एंड लगाते हैं घोड़े को, तो जो एंड लगाता है अपने घोड़े को, बट ऑन वन साइड, केवल एक ही ओर को, नया नया सीखा है, नौसिखिया है, तो एक ही ओर को अपने घोड़े को एंड लगाता है। और ब्रेक्स हिज स्टाफ, और अपने डंडे को तोड़ डालता है। लाइक अ नोबल गूज, गूज होती है बतख, और वो उसको बुद्धू माना जाता है। नोबल गूज तो मतलब एक अच्छी बतख की तरह, यानी बेवकूफ़ों की तरह अपने डंडे को तोड़ डालता है, एक ही साइड को उसको मारते मारते। बट ऑल्स ब्रेव दैट यूथ माउंट्स एंड फॉली गाइड्स, बट ऑल्स ब्रेव, लेकिन सब कुछ बढ़िया है, जैसे कहते हैं ना ऑल इज फेयर इन लव एंड वार, लेकिन सब कुछ ठीक है। दैट यूथ की जो युवावस्था है, माउंट्स यानी घुड़सवारी करती है, एंड फॉली गाइड्स, और फॉली माने मूर्खता होती है, गाइड्स माने उसका पथ प्रदर्शन करती है, तो उसको रास्ता ही बेवकूफ़ी दिखाती है, मूर्खता ही इन लोगों को रास्ता दिखाती है, प्रेमी लोगों को। हु कम्स हियर, लेकिन जरा देखो तो यहाँ कौन आ रहा है। एंटर कोरिन, अब यहाँ पर कोरिन प्रवेश करता है। कोरिन, मिस्ट्रेस एंड मास्टर, मालिक और मालकिन। यू हैव ऑफ्ट एनक्वायर्ड, आपने मुझसे अक्सर पूछा है। आफ्टर द शेफर्ड, उस चरवाहे के बारे में। दैट कंप्लेंड ऑफ लव, जो प्यार की शिकायत कर रहा था। हु यू सॉ, जिसे आपने देखा था। सिटिंग बाई मी, मेरे साथ बैठे हुए। ऑन द टर्फ, घास पर। प्रेजिंग द
प्रेजिंग माने तारीफ करते हुए द प्राउड डिस्डेनफुल शेफर्डेस, जो घमंडी नफरत से भरी हुई चरवाही यानी थी उसकी प्रेमिका, दैट वॉज हिज मिस्ट्रेस, जो उसकी मिस्ट्रेस थी, स्वीट हार्ट थी, उसकी प्रेमिका थी। सीलिया, वेल हाँ, एंड वॉट ऑफ हिम, तो क्या हुआ उसका। कोरिन, इफ़ यू विल सी, अगर आप देखना चाहते हो, अ पेजेंट, एक दृश्य, ट्रूली प्लेड, जो कि अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया गया हो, बिटवीन द पेल कम्प्लेक्शन, बिटवीन माने बीच में, द पेल माने पीला, कम्प्लेक्शन रंग ऑफ अ ट्रू लव, एक सच्चे प्रेमी का, एंड द रेड ग्लो, और लाल रंग ऑफ स्कॉन, नफरत का, एंड प्राउड, और घमंड का, डिस्डेन, डिस्डेन भी नफरत होती है, तिरस्कार होता है। तो एक तरफ तो उसकी प्रेमिका है जो उसको नफरत से उसका तिरस्कार कर रही है, और उसके चेहरे का रंग लाल है क्योंकि गुस्से में रंग लाल हो जाता है चेहरे का, और दूसरी तरफ वो प्रेमी है जो उससे इल्तिजा कर रहा है, उससे दरख्वास्त कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, अपने प्रेम का इजहार कर रहा है, और उसका रंग पीला पड़ा हुआ है। तो ऐसा दृश्य अगर तुम देखना चाहते हो तो चलो जरा दिखाओ। गो, चलो जरा, हैंस, यहाँ से, अ लिटिल, थोड़ा सा, एंड आई शैल कंडक्ट यू, और मैं तुमको ले चलूँगा, इफ़ यू विल मार्क, अगर तुम देखना चाहो। रोजलिन, ओ कम, अरे आओ, लेट अस रिमूव, हमको चलना चाहिए, द साइट, दृश्य, ऑफ लवर्स, प्रेमियों का, फीडेथ माने भोजन देता है, दोज, उनको, इन लव, जो खुद प्यार में हैं। तो जो खुद प्रेमी हैं उनको दूसरे प्रेमियों को देखना अच्छा लगता है। ब्रिंग अस, हमको ले चलो, टू हिज साइट, उस दृश्य को दिखाने, एंड यू शैल से, और तुम कहोगे, आई विल प्रूव अ बिजी एक्शन इन देयर प्ले, आई विल प्रूव, मैं साबित होऊंगा, अ बिजी एक्शन, एक व्यस्त मतलब एक्टिव पार्ट लेने वाला, एक सक्रिय भाग लेने वाला, इन देयर प्ले, उनके नाटक में, यानी जो वो कर रहे होंगे उसे मैं बड़े सक्रिय रूप से देख रहा हूँगा। तो जैसे हम देखते हैं तो हम पैसिवली देखते हैं, हमको मतलब बस देख रहे हैं, चल रहा है सामने दृश्य, और कुछ लोगों को आपने देखा होगा बड़े एक्टिव होकर देखते हैं, फिल्म जब देखते हैं तो पूरा मजा लेते हैं उसका। तो मैं उसी तरीके से इस दृश्य को देखूंगा। एक्सेंट, और वो लोग चले जाते हैं।